Hello students, I am Harneet Kaur and I will be teaching you today economics, and in that we will be starting with a very basic chapter known as demand. So let's get started. What do you mean by the word demand? Demand का मतलब क्या होता है? Demand मतलब किसी भी चीज की मांग करना, ठीक है? हम हमेशा देखते हैं as a kid, as a child of our पेरेंट्स, हम भी बहुत सारी चीजों की डिमांड करते हैं, मांग करते हैं, जैसे कि मम्मी पापा आज मुझे ये चाहिए, आज मुझे वो चाहिए. बट क्या हमारी डिमांड हमेशा पूरी होती है? नहीं. दैट मीन्स वो चीज डिमांड नहीं होती है. जो हमारी इच्छाएं होती है वो हम अपने मम्मी पापा को बताते हैं कि मम्मी पापा मुझे ये चीज खरीदनी है, ठीक है? पर जब तक हमारे मम्मी पापा वो चीज हमें खरीद के नहीं दे देते हैं तब तक वो चीज डिमांड में बदलती नहीं है. मतलब हमने इस बेसिक से चीज से क्या सीखा कि हर जो चीज हम इच्छा करते हैं, हमें चाहिए होती है, वो डिमांड नहीं होती है. अब इसमें हमने दो वर्ड का यूज किया, इच्छा और चाहिए होती है. दैट मीन्स नीड एंड वांट. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड नीड एंड वांट? वांट मतलब जो चीज मुझे चाहिए, इररिस्पेक्टिव कि वो मुझे यूजेबल है कि नहीं, मुझे काम की है कि नहीं, ठीक है? एंड वांट मतलब कि भले ही मुझे उस चीज की इच्छा नहीं है फिर भी वो मुझे चाहिए ही चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, माई लाइफ कैन गो विथ सिंपल क्लोथ्स ऑल्सो, ठीक है? तो वो मेरी क्या है? नीड है. कपड़े सब इंसान की नीड है, रोटी सब इंसान की नीड है. बट वो डिजायर, वो वांट कब बनेगा? जब मैं बोलूंगी नहीं मुझे ब्रांडेड कपड़े ही चाहिए, मुझे लैविश रेस्टोरेंट में ही खाना खाना है, तो वो हो जाएगा मेरी डिजायर. मतलब कि हमने क्या देखा? डिजायर, वांट एंड डिमांड. दीज आर द थ्री मेन एस्पेक्ट्स ऑफ डिमांड विच कंप्लीट्स द डेफिनेशन ऑफ डिमांड. ओके, सो अभी हमने क्या पढ़ा कि हमने तीन वर्ड्स पढ़े, डिजायर, वांट एंड डिमांड. सो अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई कमोडिटी खरीदनी है, आईफोन खरीदना है, ठीक है? मतलब मुझे खरीदना है तो वो मेरा क्या हो गया? डिजायर हो गई, मेरी इच्छा हो गई कि मुझे वो आईफोन खरीदना है. बट उसी टाइम पे मेरे पास पैसे ही नहीं है आईफोन खरीदने के लिए, ठीक है? अब तो मैंने क्या किया, तो मैंने जॉब ज्वाइन करी ताकि मेरे पास और से और पैसे आ जाए एंड मैं अपनी इच्छा को, अपने डिजायर को फुलफिल कर सकूं, अपने आईफोन को खरीद सकूं, ठीक है? तो अब कुछ दिनों बाद क्या हो गया, मेरे पास पैसा आ गया. बट अब मेरी इच्छा मर गई कि नहीं यार, अगर मैं इतना मेहनत करके पैसा कमा रही हूँ तो मैं एक आईफोन में उसको क्यों खर्च करूँ, जो कि वो कोई इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, मुझे उसका रिटर्न भी नहीं मिलेगा. तो कुछ दिनों बाद क्या हुआ, मेरे पास पैसा आ गया बट मुझे स्पेंड नहीं करना. अब मुझे वो खर्च करना ही नहीं है, मेरी खर्च करने की इच्छा मर चुकी है. फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद मैंने रियलाइज किया नहीं यार, मुझे बहुत टाइम से खरीदना था, मेरा फोन भी खराब हो गया है, तो मैं आईफोन खरीद ही लेती हूँ. मतलब अब मेरे पास मनी भी है और मुझे उसको स्पेंड भी करना है. तो इस चीज को मैं बोलूंगी डिमांड, जो कि मैंने अभी बताया कि हमारे पेरेंट्स को हम हमारी इच्छाएं बताते हैं, बट हमारे पेरेंट्स वो हमेशा हमारी इच्छा पूरी नहीं करते हैं. बट जब हमारी इच्छाएं पूरी कर दी जाती है, हमारे पेरेंट्स तैयार हो जाते हैं हमारी इच्छाओं पे पैसा खर्च करने के लिए, तो उसको बोलते हैं डिमांड. तो अल्टीमेटली क्या हुआ, डिमांड दो चीजों में बट गई. एक विलिंगनेस, मतलब किसी चीज को खरीदने की इच्छा होना, हम मतलब फर्म नेचर होना कि येस आई डू वांट टू बाय दिस थिंग एंड आई विल बाय इट. अनदर थिंग इज परचेजिंग पावर. परचेजिंग पावर मतलब उसको खरीदने के लिए पैसा होना, ठीक है? लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल. लाइक for example, there are two persons, person A and person B, and both want to buy a car named Audi, ठीक है? अब Audi आती है 2 करोड़ की. तो पर्सन ए क्या बोल रहा है कि नहीं यार, मेरी तो इतनी सैलरी नहीं है, इतनी सेविंग्स नहीं है, मैं तो नहीं ही खरीद सकता. मतलब उसकी जो डिजायर है, उसकी जो विश है, उसकी जो इच्छा है, वो तो वहीं की वहीं रह गई क्योंकि वो खरीद नहीं सकता. मतलब उसके पास परचेजिंग पावर नहीं है. और पर्सन बी बोलता है चलो मैं तो खरीदूंगा क्योंकि मेरे पास इतना पैसा है. मतलब क्या है, पर्सन बी की जो डिमांड है वो डेफिनेशन फुलफिल हो रही है. ही इज विलिंग टू बाय दैट ऑडी कार एंड ही डू हैव द परचेजिंग पावर. दैट मीन्स ही डू हैव दैट सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम विच ही कैन फुलफिल हिज डिजायर. मतलब
डिजायर का मतलब डिजायर, वांट और डिमांड जब हम हमारी लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं तो डिजायर, वांट और डिमांड तीनों का मतलब एक ही होता है नॉर्मल लैंग्वेज में, बट टेक्निकली जब हम बात करते हैं सो दीज थ्री वर्ड्स डिफर इन देयर ओन टेक्निकलिटी। फॉर एग्जाम्पल डिजायर, डिजायर का मतलब होता है विशफुल थिंकिंग, जो मैं अपने दिमाग में सोच रही हूँ। वांट का मतलब होता है मेरे पास पैसा है और डिजायर भी है, ठीक है, अब पर मैं यहाँ पे स्पेंड नहीं कर रही हूँ। डिमांड का मतलब क्या होता है, जब मेरे पास डिजायर भी है और वो वांट बन चुकी है, मतलब अब मेरे पास पैसा भी आ चुका है और मैं उसको खर्च करने के लिए भी तैयार हूं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिमांड। मतलब डिमांड refers to the various quantities of goods and services that a consumer is willing and is able to purchase at various price at a particular point of time। मतलब डिमांड क्या होती है, इट रेफर्स टू द वेरियस क्वांटिटीज, बहुत सारी क्वांटिटीज किसी एक गुड्स या सर्विसेज की जो कंज्यूमर चाहता है, कंज्यूमर बोल रहा है कि मुझे ये खरीदनी ही खरीदनी है, एंड इज एबल टू परचेस, और उसी टाइम उसके पास उसको खरीदने के लिए, उस सर्विसेज को अवेल करने के लिए, यूज करने के लिए उसके पास उस चीज का पैसा अवेलेबल है एट वेरियस प्राइस। वेरियस प्राइस मतलब इररिस्पेक्टिव की प्राइस बढ़ रही है, प्राइस घट रही है ना, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कि एक समय पर, ठीक है। एंड प्राइस का क्या सीन है कि अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस ज्यादा होगी तो डिमांड कम होगी। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ एनी मोबाइल फोन, जैसे कि अगर एक आईफोन है, ठीक है, आईफोन अभी जैसे कि आईफोन 10 आ गए, आईफोन 10X आ गए, वेरियस बहुत सारी वैरायटी आ गई, ठीक है, तो जो पुराने आईफोन है उनकी प्राइस कम हो गई, तो अब ज्यादा से ज्यादा लोग उस पुराने आईफोन्स को भी खरीद सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ रही है तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, और अगर प्राइस कम हो रही है, जैसे कि हमने हमारे एग्जाम्पल में देखा आईफोन की प्राइस कम हो गई तो उसकी डिमांड अब बढ़ गई है, बट जब किसी चीज की प्राइस बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि बट ऑब्वियस लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि इतनी महंगी चीज हम नहीं खरीदेंगे। ओके, नाउ विल सी व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। हमने अभी डिमांड के बारे में पढ़ा, हमने डिजायर, वांट, इन सब के बारे में पढ़ा। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। तो द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड of a commodity, assuming other factors affecting demand to be constant। That is कि law of demand क्या कहता है कि there is an relationship between price and quantity demanded। Here we can see the relationship between price and quantity demanded कि प्राइस कम हो रही है तो डिमांड बढ़ रही है, प्राइस ज्यादा हो रही है तो डिमांड कम हो रही है। मतलब there is a relationship बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। तो एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अफेक्टिंग अदर फैक्टर्स ऑफ द डिमांड टू बी कांस्टेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर्स? सो फैक्टर्स आर दोज वेरिएबल जिनकी मदद से कोई चीज बदलती है, ठीक है। सो जैसे अगर कोई कमोडिटी है तो कमोडिटी पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसकी डिमांड पे असर करते हैं, like price of commodity that is known as PX, ठीक है। price of related goods, we'll study about related goods in the further videos। then income of the person, taste and preference and expectations, ठीक है। अब हम बारी बारी पढ़ते हैं। ओके, तो प्राइस ऑफ कमोडिटी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्राइस ऑफ कमोडिटी? मतलब कि जो चीज मुझे खरीदनी है, जो चीज मैं विलिंग कर रही हूँ खरीदने के लिए, जिस चीज को खरीदने के लिए मेरे पास पैसा है, मेरे पास परचेजिंग पावर है, उस चीज की प्राइस को हम बोलते हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स आर ऑफ टू टाइप्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। रिलेटेड गुड्स मतलब कि जो मैं चीज खरीद रही हूँ उसके आजू बाजू के गुड्स, मतलब जो उसको या तो उसकी जगह पे मैं यूज कर सकती हूँ या उसके साथ यूज कर सकती हूँ, ठीक है। तो रिलेटेड गुड्स आर ऑफ टू टाइप्स, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब कि वो गुड जिसको मैं किसी की जगह पे यूज कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं चाय पीती हूँ, ठीक है, तो अगर कल को उठ के चाय की प्राइस बढ़ गई, ठीक है, तो क्या होगा,
मैं कॉफी पीना शुरू कर दूंगी। सेम एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया है कि व्हाट इफ आई ड्रिंक कॉफी, और मुझे पता चला कि जिस ब्रांड की कॉफी मैं पीती हूँ मुझे उसके अलावा कोई और ब्रांड सूट नहीं करता, तो मैं जिस ब्रांड की कॉफी पीती हूँ अब उस ब्रांड की कॉफी की प्राइस बढ़ गई है, तो मैं क्या करूंगी, अब मेरी इनकम तो उतनी की उतनी है, अब मैं उसको अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ उस ब्रांड की कॉफी को, तो मैं क्या करूंगी कि कॉफी छोड़ के अब मैं टी कंज्यूम करना शुरू कर दूंगी। मतलब हमने क्या देखा कि अगर कॉफी की प्राइस बढ़ रही है तो टी की डिमांड बढ़ेगी, दैट इज सब्सटीट्यूट गुड्स, ठीक है। एंड अनदर टाइप ऑफ रिलेटेड गुड्स इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब जो साथ में चलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड, बटर, पेन एंड इंक, मतलब अगर एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की प्राइस भी बढ़ेगी। मतलब अगर ब्रेड की प्राइस बढ़ेगी तो बटर की प्राइस भी बढ़ेगी, एंड बटर की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि बात ऑब्वियस है, अगर ब्रेड की प्राइस बढ़ गई, हम ब्रेड के साथ बटर ही लगा के खाते या बहुत सारी चीजें लगा के खाते, फॉर एग्जाम्पल जैम हो गया, यू कैन कंसिडर दिस ऑल्सो एज एन एग्जाम्पल, बट आई एम टेकिंग एज अ ब्रेड एंड बटर। सो अगर ब्रेड की प्राइस बढ़ गई है तो बटर की प्राइस भी बढ़ेगी, एंड अब अगर दोनों की प्राइस बढ़ गई तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी कि भाई इतना महंगा हमको नाश्ता करना ही नहीं है, ठीक है। सो कमिंग टू द थर्ड फैक्टर, दैट इज इनकम ऑफ अ पर्सन, दैट इज डिनोटेड एज वाई फंक्शन। तो इनकम ऑफ अ पर्सन क्यों एक फैक्टर है किसी भी चीज की डिमांड को, कि यार अगर मेरी इनकम ही नहीं होगी इतनी अच्छी, सो मैं उसको कैसे अवेल कर पाऊंगी, उस गुड्स को कैसे कंज्यूम कर पाऊंगी, है ना। नॉट टेस्ट एंड प्रेफरेंस, बट ऑब्वियस वी आर ह्यूमन बींग्स, वी एवरीबडी हैव अ डिफरेंट टेस्ट बड्स। किसी को चॉकलेट केक पसंद है तो किसी को वनीला केक पसंद है, ओके। सो टेस्ट एंड प्रेफरेंस मैटर करती है व्हेन इट कम्स टू डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। Now fifth factor is expectations मतलब कि उम्मीदें, कि अभी मुझे उम्मीद है, फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, ठीक है। सो अभी सब चीजों की डिमांड क्या हो गई है, कम हो गई है। तो व्हाट इफ अगर मुझे छूट मिलेगी, कर्फ्यू लगा हुआ है, एंड मुझे अगर छूट मिलेगी कि I have been given freedom to go and purchase the commodity of the daily usage. Okay, so I'll go and buy each and everything which I want to. भले मुझे उसकी अभी नियर फ्यूचर में जरूरत है या नहीं है, बट मैं उसको खरीद के रख लूंगी फॉर द फ्यूचर यूसेज। मतलब एक्सपेक्टेशन की अगर किसी चीज की प्राइस बढ़ने वाली हो या कोई ऐसी सिचुएशन आने वाली हो कि आगे चल के उस कमोडिटी का बाजार में मिलना मुश्किल हो जाएगा, तो मैं अभी से उसको खरीद लूंगी। This point we will learn in the next topic, that is exemptions. Okay, so यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि DX, that is demand function, is a combination of the various factors. Now, if we talk about law of demand, then in the law of demand, all these other factors except for the price of commodity is kept to be as constant. These all factors are kept to be as constant. क्यों constant? क्योंकि डिमांड सिर्फ और सिर्फ प्राइस की है, एंड देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब उल्टा रिलेशनशिप है। अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, अगर प्राइस ज्यादा होगी तो डिमांड कम होगी, ठीक है। Now let's come to the third topic, that is exemptions to the law of demand. We just now read about what is law of demand. Now we'll read about what is exemptions. Okay, so बहुत सारा हम लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या पढ़ा कि देयर इज अ नेगेटिव और देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सो एग्जाम्पशन में क्या होगा, बट ऑब्वियस लॉ ऑफ डिमांड का उल्टा, कि लॉ ऑफ डिमांड में अगर नेगेटिव रिलेशनशिप है तो एग्जाम्पशन में पॉजिटिव रिलेशनशिप होगी, ओके। सो there are certain cases where positive relationship between price and demand of a commodity can be seen. Now, what are these exemptions? There are 5 exemptions. Number 1 is given goods, then ignorance, article of distinction, necessity, and goods expected to become costly. This point, goods expected to become costly, we have just now read in the expectations. Okay.
Now let's come to the giffen goods. What do you mean by giffen goods? Firstly, understand there are various type of goods in the market available, okay? But as for now, in your syllabus, there are just two type of goods, inferior goods and normal goods, which you will study further in the other chapters like supply and demand, equilibrium, etc. So, inferior goods कौन से होते हैं? जो लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं, और नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं? जो हाँ इतने हाई फाई ब्रांड नहीं होते पर हर कोई उसको अफोर्ड कर सकता है. तो जब हम inferior goods की बात करेंगे, so there is an inverse relationship between income. We'll come on to this further. Okay, so let's concentrate on giffen goods. Giffen goods are highly inferior goods. मतलब inferior goods से भी low quality के goods होते हैं inferior goods. मतलब उनकी डिमांड बढ़ेगी प्राइस बढ़ने के साथ. प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि दे आर वेरी inferior goods. मतलब उनको गरीब से गरीब इंसान अफोर्ड करता है. और अगर फॉर एग्जाम्पल बाजरे का आटा ले लो, ठीक है, गेहूं का आटा, चावल का आटा, एनी आटा इन द मार्केट इज वेरी कॉस्टली इफ वी कंसिडर्ड अ पुअर पर्सन इनकम. ओके, तो अगर बाजरे के आटे की कीमत अभी 20 रुपए 1 किलो है, ठीक है, तो वो इंसान अच्छे से उसको यूज कर रहा है, ठीक है. बट उसकी अगर प्राइस बढ़ जाएगी बाजरे के आटे की, तो अल्टीमेटली उसका क्या होगा? गिफिन गुड्स भी उसको वो बाजरे का आटा उसको यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि ही हैव नो ऑप्शन. क्योंकि अगर बाजरे के आटे की प्राइस बढ़ जाएगी तो वो दूसरा आटे की भी तो प्राइस बढ़ेगी. सो ही वोंट बी एबल टू अफोर्ड दैट पर्टिकुलर फ्लावर. एंड देयरफॉर क्या होता है गिफिन गुड्स में कि अगर प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ेगी. सो ऑल, बट नाउ अ बेसिक पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल गिफिन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स. मतलब सारे गिफिन गुड्स इंफीरियर गुड्स में आते, क्योंकि गिफिन गुड्स की डेफिनेशन में ही हाईली इंफीरियर गुड्स लिखा हुआ है. सो ऑल गिफिन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स, बट ऑल इंफीरियर गुड्स आरंट गिफिन गुड्स. ओके, नाउ कम ऑन टू सेकेंड पॉइंट, दैट इज इग्नोरेंस. इग्नोरेंस मतलब किसी भी चीज को इग्नोर करना. तो अगर मुझे फर्क ही नहीं पड़ता प्राइस का, मैं बहुत रईस हूं, ठीक है, आई एम अ वेरी हाई फाई रिच अर्बन क्लास पीपल, आई एम अ वेरी हाई फाई रिच अर्बन क्लास पर्सन, है ना. सो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता प्राइस बढ़े या घटे, मेरे पास खूब पैसा है, मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ. सो दोज काइंड ऑफ पीपल कम अंडर द इग्नोरेंस. आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टिंक्शन? डिस्टिंक्शन मतलब अलग प्रकार की चीज. तो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन मतलब कि वो सामान जो दुनिया में बहुत मुश्किल से मिलता हो या जिसकी बहुत अच्छी डिमांड हो, एक हाई स्टेटस होता है कि भाई मेरे पास ये चीज है, क्योंकि ये बाजार में नहीं मिलता है, ये पूरी दुनिया में कुछ ही पीस पाए जाते, तो वो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन है. उसके लिए कितना भी पैसा कोई इंसान मांगेगा तो दूसरा इंसान देने को तैयार होगा, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल डायमंड्स या कोई भी आर्ट गैलरी में से पेंटिंग हो गई, स्टैचू हो गया, जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, हिस्टोरिकल एविडेंस है, एनीथिंग रिलेटेड टू डिस्टिंक्शन जो दुनिया में इजीली नहीं मिलता. फोर्थ पॉइंट इज नेसेसिटी. नेसेसिटी मतलब जरूरत की चीजें, मेडिसिन, सॉल्ट एक्सेट्रा. दिस थिंग वी विल लर्न इनटू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑल्सो, दैट इज इट कम्स अंडर इनइलास्टिक डिमांड. ओके, सो मेडिसिन, सॉल्ट एक्सेट्रा की जरूरत की चीजें, इसकी प्राइस जितनी भी बढ़ जाए, मुझे खानी है तो मेरे को लेनी ही पड़ेगी, मैं मजबूर हूं, है ना. देन गुड्स एक्सपेक्टेड टू बिकम कॉस्टली. आई जस्ट नाउ एक्सप्लेन टू यू कि गुड्स एक्सपेक्टेड टू बिकम कॉस्टली मतलब कि अगर मुझे पता है कि इन फ्यूचर उसकी डिमांड उसकी प्राइस बढ़ने वाली है, तो मैं पहले ही उसका स्टॉक अपने घर में रखना शुरू कर दूंगी फॉर माई सेफ्टी पर्पस. ओके, I hope this much has been clear to you guys. I am not covering the entire chapter. I am going very slow with few topics, easy topics. Okay. Now come on to the last topic of today's video lecture, that is demand schedule. Now what do you understand by demand schedule? मतलब डिमांड का टेबल. सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक्स में टेबल को स्केड्यूल बोलते हैं. तो वी कैन सी इनटू दिस स्केड्यूल की प्राइस अगर 10 रुपए है तो क्वांटिटी डिमांडेड उसकी 5 है. प्राइस अगर 10 रुपए है तो क्वांटिटी डिमांडेड 5, 20 पे 4 है, 30 पे 3 है, 40 पे 2 है एंड 50 पे 1 है. क्वांटिटी डिमांडेड इज इन यूनिट्स.
ठीक है, मतलब इतनी प्राइस पे इतनी वो चीज बिक रही है। अब इसका डिमांड कर्व देखो, डिमांड शेड्यूल को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम डिमांड कर्व बोलते हैं। सो उसका डिमांड कर्व कि यहाँ पे हमने क्वांटिटीज रख दी, यहाँ पे हमने प्राइस रख दिए, विल लोकेट इट आउट एंड द कर्व इज नोन एज डी कर्व, दैट इज डिमांड कर्व, एंड इट ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड. Why does it slopes downward? Because there is a negative relationship. Why does it slopes downward? Because of the negative relationship between price of a commodity and quantity demanded of a given commodity at particular point of time. You guys might be noticing that I am giving a great pressure at few points or at few words. Those are the words which have more importance in the language of economics. Like if you are writing a definition or any answer related to demand or a supply chapter, so you need to put pressure on various price at a particular point of time. पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डिमांड और सप्लाई के चैप्टर्स में. Now we'll just discuss these 2 points, types of demand, that how many types of demand are there. One is individual demand and one is market demand. अब ये सिर्फ types of demand है, इनके हिसाब से उसके schedule भी बनते हैं, like individual demand schedule, market demand schedule, individual demand curve, market demand curve. So what do you mean by individual? वर्ड से ही पता चल रहा है इंडिविजुअल मतलब अकेला. तो किसी भी पर्सन की अगर उसके अकेले की हम डिमांड और प्राइस का टेबल बनाते हैं, किसी एक इंसान के मद्देनजर रखते हुए पूरा डिमांड स्केड्यूल एंड डिमांड कर्व बनाते हैं, तो उसको इंडिविजुअल डिमांड कर्व बोलते हैं या इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं. एंड मार्केट डिमांड मतलब जब हम एक से ज्यादा इंसानों को मद्देनजर या कंसिडर करते हुए we prepare schedule, we prepare curve, we prepare conclusion. Mostly this is found in companies. ठीक है, companies and markets. कि मार्केट में फर्म ए इतना कर रही है, फर्म बी की प्राइस और डिमांड इतना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. विल रीड एंड will give you more and more explanation of these 2 topics and further topics in the further video lectures. I hope you guys get clear with the basic concepts of demand. I taught very basic concepts which are easy to understand in a video lecture, and there are many other and difficult topics ahead in your book, that is income effect, elasticity of demand and many. So we'll cover it in the another video lecture. And if you want to note this down, so you can pause my video or take a screenshot and then you can write it down after. And if you have any doubts, do let me know. Thank you.